वेलकम गाइस इन वीडियो कंप्लीट एमपीपीएससी प्री यूनिट वाइज सीरीज के फोर्थ लेक्चर के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। अभी तक आपने अगर 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए, अभी हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे हैं जो कि 15 लेक्चर्स में पूरी की पूरी कवर होगी। ये आपका उसी सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बढ़िया सी कंसेप्ट के साथ, बेसिक और डिटेल्ड फॉर्म में। बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस फॉर्म तक टच किया हमने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बहुत बड़ा हर्डल बनते जा रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, पैटर्न बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अडाप्ट करना है। वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाली है, तो आपको वहाँ पे जाके देखना है। 1.5x की स्पीड में इसी से आप रिवाइज कीजिए 2-3 बार, बहुत बहुत आराम से निकलना है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे मालवा के लोक चित्रों के बारे में। तो सबसे पहले अभी याद रखिएगा कि मांडना ये मालवा का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक चित्र है। चित्रावरण घर की बाहरी दीवारों पर बनाया जाता है। निमाड़ की भांति संजा पर्व पर किशोरियां दीवार पर गोबर, फूल, पत्ती, चमकीले पन्नियों से पितृपक्ष के पिछ में 16 दिनों तक आकृतियां बनाती हैं। रंगोली भी यहाँ फेमस है। तो मालवा के लोक चित्र के बारे में सिर्फ 3 बात आप याद रखिएगा: मांडना, चित्रावरण और संजा तथा रंगोली। हरियाली अमावस्या को दीवारों पर गोबर से सनवाही का अंकन किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी पर मिट्टी के रंगों से दीवार पर आठे कन्हैया चित्र उकेरा जाता है। तो आठे कन्हैया आपसे पूछेगा कहाँ का फेमस है, तो आप बताओगे मालवा के लोक चित्रों में से। फिर हरितालिका जो तीज होता है उस दिन हरितालिका का चित्र बनाया जाता है जो शिव पार्वती की चित्रात्मक पूजा है। तो ये पूछ सकता है कि हरितालिका तीज के दिन कौन से देवता संबंधित है, बताओगे शिव पार्वती। बुंदेली लोक चित्रों के बारे में देखिए आप, चौक चित्र, इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चौक चित्र हो गया बुंदेली के लिए। चौक चावल के आटे, गेहूं, ज्वार आदि के आटे से बनाई जाती है जिसमें कुमकुम डाल के उकेरा जाता है। सुरती का रेखांकन लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है जिसमें जाली नुमा अंकन होता है। तो सुरती भी आपका बुंदेली से संबंधित है और चौक चित्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नौरता बहुत फेमस, पिछले साल ही पूछा गया था कि कुंवारी कन्याएं नौरता नामक भित्ति चित्र बनाती हैं, कहाँ से संबंधित है? बुंदेली लोक चित्रों से। मूर्तें विवाह अवसरों पर दीवारों में उकेरे जाते हैं। तो मूर्तें भी कहाँ से संबंधित है? तो बुंदेली लोक चित्र। और कहाँ पर ये चित्र उकेरे जाते हैं? तो आप बता दोगे दीवार पर उकेरे जाते हैं, विवाह से संबंधित है। बघेली लोक चित्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हल्दी, आटे, चावल से लगभग प्रतिदिन चित्र उकेरे जाते हैं। यहाँ न सिर्फ भूमि और दीवार पर रंगों से चित्रांकन किया जाता है अपितु दीवार को खोदकर भी चित्र यहाँ पे बनाए जाते हैं। कोहबर विवाह के समय बनाया जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है। बघेलखंड वाले लोग बहुत आराम से इसको जानते होंगे। कोयले और तिल्ली के तेल से दीवार पर तिलंगा बनाया जाता है। छाठी चित्र शिशु जन्म के 6वें दिन बनाया जाता है। छाठी चित्र बघेली से संबंधित है। और नेवरान चित्र नेवला द्वारा शिशु रक्षार्थ दिए गए बलिदान की कहानी है, ये भी संबंधित है बघेली से। तो बघेली के लिए आप नोट डाउन करिए, पहला तो कोहबर, दूसरा तिलंगा, छाठी चित्र और नेवरान चित्र, सिंपल सा और कुछ नहीं। आगे देखिए, जनजातियों में चित्रकला, तो राज्य की गोंड, भील, बैगा, कोरकू जैसी जनजातियां भी शरीर पर विभिन्न प्रकार की चित्र बनवाती है, जिसको गोदना प्रथा भी कहते हैं। ये अपने बर्तनों, दीवारों पर भी चित्रकारी करते हैं। फिर देखिए आप, नोहडोरा गोंडों में विशेष प्रचलित है। मध्य प्रदेश की चित्रकला शैलियों की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, मालवा, बुंदेली और ग्वालियर शैली, ये 4 शैलियाँ पाई जाती हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आदमगढ़, भीमबेटका, मारा गुफा की आदिम चित्रकलाएं इससे संबंधित हैं। या ये चित्रकलाएं किस शैली का उदाहरण है, आप बताओगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। मालवा जो शैली है वो बाघ गुफा की गुप्तकालीन चित्रकला में फेमस है। यहाँ की लोक चित्रकला मांडना आदि भी मशहूर है। बुंदेली शैली, दतिया के राजा सुंगजीत सिंह ने राजधानी शैली को यहाँ पर स्थापित किया था। और तोमर शासकों के संरक्षण में फली फूली ग्वालियर शैली है आपकी। फिर आगे देखिए, प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार जंगड़ सिंह श्याम, ये फेमस है देखिए चित्रकारी के लिए। तो इन्हें प्रथम गोंडी चित्रकार होने का गौरव प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपनी पारंपरिक चित्रकला को कागज और कैनवास पर उतारा है। आपके चित्रों की कई प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। विधानसभा भवन पर आपने ही चित्र उकेरे हैं। तो जंगड़ सिंह श्याम के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये चित्रकार हैं और विधानसभा में इनके चित्र उकेरे गए, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर देखिए आप, सुमेर सिंह गोणी, अच्छा गोणी चित्रकार थे, ये भी आपको याद रखना है जंगड़ सिंह श्याम के बारे में।
सुमेर सिंह गोणी हिंदू देवी देवताओं तथा सूर्य चंद्रमा आदि के चित्र बनाना इनकी विशेषता थी। सुमेर सिंह गोणी। नर्मदा गौड़ मंडला जिले में रहने वाली श्रीमती नर्मदा गौड़ ने विविध रंगों पर चित्रकला की है और पशु पक्षियों का चित्रण ये बहुत ज़्यादा किया करती थी। तो आदिवासी चित्रकारों में आप क्या बताओगे? जंगल सिंह श्याम, सुमेर सिंह गोणी और नर्मदा। जंगल सिंह श्याम बहुत ज़्यादा फेमस, विधानसभा में चित्र उकेरा गया है इनके द्वारा। सुमेर सिंह के बारे में आप ये बता दोगे कि ये आपके गोणी सबसे पहली बात तो हिंदू देवी देवता सूर्य चंद्रमा आदि का चित्र बनाते थे। नर्मदा गौड़ मंडला जिले से संबंधित है और ये पशु पक्षियों का चित्रण किया करती थी। फिर देखिए आदमी चित्रकारों की बात करें तो सैयद हैदर रजा 1922 से 2016 तक रहे हैं ये, और जो इनका जन्म है बावरिया नरसिंहपुर में हुआ है। 1950 में फ्रांसीसी छात्रवृत्ति फाइन आर्ट्स अकेडमी द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी और ये पेरिस चले गए थे। फ्रांस ने उन्हें 1953 में प्रोदिला क्रिटिक सम्मान से सम्मानित किया। 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा था। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने श्री सैयद रजा को कालिदास सम्मान दिया था। इनके उल्लेखनीय चित्रों में अटल शून्य की अनन्यता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान सफेद फूल, फर्टिलिटी, नाग अंकुरन, स्पंदन इत्यादि शामिल हैं। विष्णु चिंचालकर इंपॉर्टेंट है। देवास के पास अलोट गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में आपको याद क्या रखना है कि 1960 में बेनेत पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश ने इन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया है और इन्होंने फ्राइडे ग्रुप बनाया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आपका आता है देवयानी कृष्ण। तो देवयानी कृष्ण इंदौर में ही जन्मी थी और इनके गुरु देवलालीकर थे। यानी कृष्ण ने तिब्बत और सिक्किम में मुखौटा दृश्य का सुंदर अंकन किया है। तो तिब्बत और सिक्किम में मुखौटा दृश्यों का सुंदर अंकन किसने किया आप बता दोगे? देवयानी कृष्ण ने। फिर देखिए आप नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में याद रखिएगा। इंदौर में इनका जन्म 21 अगस्त 1910 को हुआ और ये भी आपकी चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर इनके चित्रों के बारे में बात करें तो ये आवश्यकता से मुक्ति, पटना, आवास, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, ग्राम्य जीवन आदि के अतिरिक्त कश्मीर की घाटी, नैनीताल की झील, फिर आपका होटाकमंड, अमरनाथ, हिमालय, प्रार्थना सभा में गांधी जी, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर 2 यात्री, बसंत, उमर खयाम की रोइयाँ, ये सारी चित्रकला नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया। फिर देखिए आप देवकृष्ण जयशंकर जोशी 1911 से 1964, इनका जन्म महेश्वर में होता है। उनकी जो शिक्षा है वो इंदौर में हुई थी। मार्गदर्शन इन्होंने देवलालीकर के सानिध्य में लिया और ये चित्रों की बात करें तो चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी, साप्ताहिक बाजार और गौरी त्यौहार, इन्होंने ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए। मंजुला गांगुली के बारे में देखें हम लोग तो इनका जन्म 5 नवंबर 1953 को ग्वालियर में हुआ। तो ये ग्वालियर से संबंधित हैं। नेशनल डिप्लोमा फाइन एंड आर्ट में एक इन्हें को लाभ चित्रण में विशेषता हासिल की। फिर भोपाल, कोलकाता, पुणे सहित देश के 25 स्थानों पर एकल प्रदर्शनियां इन्होंने प्रदर्शित की हैं। इतने ज़्यादा फेमस थे इनके चित्र। चलिए इनकी कलाकृतियां मध्य प्रदेश कला परिषद रूपांकर में भी प्रदर्शित की जा चुकी हैं। इन्हें सम्मान अमृता शेरगिल सम्मान, कालिदास सम्मान और हैदर सम्मान प्राप्त है। किसको? मंजुषा गांगुली को। आगे देखते हैं हम लोग राजा राम के बारे में। 22 जनवरी 1943 इंदौर में जन्मे। इन्होंने जीडी सहित बम्बई में चित्रकला सीखी। फिर बड़ौदा फाइन आर्ट्स के ये एमए प्राध्यापक भी रहे हैं। इटली के सरकार के अध्ययन हेतु विशेष अनुदान इन्हें मिला। दिल्ली सरकार 1977 में शोध छात्रवृत्ति ने दी और राजस्थान व मध्य प्रदेश में सभी चित्र प्रदर्शनियों में इनके चित्र प्रदर्शित हो चुके हैं। लक्ष्मी शंकर राजपूत ये भी चित्रकार ही हैं। अच्छा आपसे पूछता क्या है कि जैसे लक्ष्मी शंकर राजपूत हैं तो ये किससे संबंधित है? चित्रकार हैं या कुछ भी, कोई आंदोलन की प्रवक्ता हैं? ये सारे ऐसे बेसिक पॉइंट्स बनते हैं बस। और प्रैक्टिस करते रहिए, बिन प्रैक्टिस सब सुन, ऐसा है, बिल्कुल है। तो देखना क्या आपको लेक्चर्स को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं, रिवीजन आसान हो जाता है। जब लिनियरली आप बुक उठाते हो महेश्वरी जी की या अपनी नोट्स या कुछ भी, तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है रिवाइज करने में। तो रिवाइज करने के लिए बेस्ट है आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए और पूरा का पूरा देखिए। साथ में आप नोट्स भी अपने रखे रहिएगा और एक टेस्ट सीरीज
यहाँ से देखिए, फिर नोट से आप पढ़ेंगे और फिर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इतने में काम हो जाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। अब रंगकर्म की बात करें, नाटक जो होता है, तो सबसे पहला है आपका इप्टा 1943 से 44 भारतीय जन नाटक संघ के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया और शंभु मित्र, बलराज साहनी, उत्पल हत्त, हबीब तनवीर जैसी महान जो आपकी हस्तियां इससे जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में रंगकर्म से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1963 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। रविंद्र भवन, भोपाल में रविंद्र भवन की स्थापना के साथ रंगमंच की हलचलें तेज हुई। तो रविंद्र भवन कहाँ पे स्थित है, तो आप बता दोगे भोपाल में। संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है आपका रंगमंच से। अब मध्य प्रदेश के रंगकर्मियों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हबीब तनवीर, रायपुर छत्तीसगढ़, जो अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। इन्होंने 1943-44 में इप्टा का गठन, जब इप्टा का गठन हुआ तो ये उसके सदस्य रहे हैं। इससे श्री तनवीर संबद्ध हो गए थे। 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की। तो हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किसने की, हबीब तनवीर। कहाँ की, कब की, तो 1954 में की थी। इसमें मृच्छकटिकम, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार आदि अनेक प्रसिद्ध नाटकों का मंचन हुआ। कहाँ हुआ, हिंदुस्तान थिएटर। कौन स्थापना किया था, हबीब तनवीर। कब, 1954 में। 1972 में राज्यसभा के सदस्य भी ये चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान 1984 के साथ ही हबीब जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण 2002 में दिया था। हबीब तनवीर के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे। आगे देखिए, बाबा कारंत 1982 में भोपाल में भारत भवन के रंग महल के निर्देशक के रूप में श्री कारंत नियुक्त किए गए। आपको गिरीश कर्नाड के साथ वंशवृक्ष पुरस्कार भी मिला है और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से ये सम्मानित हो चुके हैं। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि इनमें से किसे पद्मश्री नहीं मिला है या पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे ही बनते हैं, जब पूरा पढ़े होंगे तभी बन पाएंगे। फिर देखिए, बाबा डीके 7 जून 1919 को नीमच में जन्मे बाबा डीके ने नाट्य शुरुआत अकाल तांडव के लेखन से की। तो अकाल तांडव किसने लिखा, आप बता दोगे, बाबा डीके। 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाले बाबा डीके ने अपने नाटकों के माध्यम से जन जागरण किया। लगभग 75 नाटकों के 200 से अधिक प्रदर्शन बाबा डीके के निर्देशन में हुए। 75,000 नहीं 75। इन्होंने 1975 में नाट्य भारती की स्थापना की। यह प्रशिक्षणशाला लिटिल थिएटर कहलाती है। तो पूछेगा लिटिल थिएटर किसे कहते हैं, आप बताओगे नाट्य भारती। कौन स्थापना किया था, बाबा डीके। अच्छा, पिछला कौन सा हुआ था, जरा थोड़ा सा बताइए आप। हिंदुस्तान थिएटर किसने बनाया, हबीब तनवीर ने बनाया था। कब बनाया था, 1954 में बनाया था। तो क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है आपको कि पहले वो बनाया ये, तो आप बताओगे 1975 वाला बाद में बना था। सेठ गोविंददास, जबलपुर निवासी सेठ गोविंददास महेश्वरी प्रसिद्ध गांधीवादी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये रंगकर्मी भी थे। और जबलपुर में रंगकर्म की शुरुआत का श्रेय सेठ गोविंददास को जाता है। फिर आपके आते हैं राजीव वर्मा। तो भोपाल निवासी राजीव वर्मा ने अनेक धारावाहिकों एवं फिल्मों में काम किया। तो कहाँ से संबंधित है, बता दोगे, भोपाल से। फिर अलखन नंदन का जन्म 1948 में हुआ। अलखन नंदन नाटककार, अभिनेता, नाट्य संगठन और कवि के रूप में ख्यातनाम रहे। अलखनंदन नाट्य संस्था नटमुंदेले के निर्देशक भी रहे हैं। फिर आपका आता है विभा मिश्र। 1958 में लखनऊ में जन्मे विभा मिश्र ने भारतीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से स्नातक किया और पिछले 9 वर्षों से वे भारत भवन के रंग मंडल के वरिष्ठ अभिनेत्री की हैसियत से काम कर रही हैं। आगे आपके आते हैं वंशी कौल। 23 अगस्त 1949 को जन्मे वंशी कौल ने स्टेज क्राफ्ट में विशेषता हासिल की। स्टेज क्राफ्ट की विशेषक आपकी वंशी कौल है। मध्य प्रदेश राज्य नाटक स्कूल की बात अगर हम करें तो 8 जुलाई 2011 को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य नाटक स्कूल की स्थापना की गई। यहाँ रंगकर्म में 2 वर्षीय कोर्स करवाया जाता है। तो अगर आपको करना है तो बिल्कुल करिए, चीटर वीटर करिए, मुंबई जाइए। चलिए आप देखते हैं हम लोग नरहरि पटेल का जन्म 2 जनवरी 1934 को हुआ। रतलाम जिले में से ये संबंधित हैं और इन्होंने इंदौर के जन नाट्य संघ और यवनिका के माध्यम से विगत 40 वर्षों से लोकमंच पर जन गायक के रूप में कार्य किया है। फिर आप देखिए अनवार सिद्दीकी, तो ये बहुत सारे नाटकों और निर्देशन में भाग ले चुके हैं।
लोक नाट्य की बात करें तो आपका आता है माच। ये मालवा का प्रतिनिधि नाट्य है। मंच शब्द से जन्मा माच रात्रि के प्रहर से शुरू होता है। फिर देखिए आप, शेरमान खान विदूषक होता है। इसमें हीर रांझा, नल दमयंती जैसी कहानियों को आधार बनाया जाता है। माच के प्रणेता उज्जैन के बालमुकुंदी माच के वाद्य यंत्र हैं ढोलक और सारंगी। पूछा गया है आपसे ये, तो बालमुकुंदी कहाँ से संबंधित, तो आप बताओगे उज्जैन से। और कौन कौन से वाद्य यंत्र, ढोलक और सारंगी। फिर देखिए स्वांग का अर्थ होता है नाटक या नकल। बुंदेलखंड में प्रत्येक अवसर विशेष के लिए स्वांग आयोजित होते हैं, जैसे कि होली स्वांग, आपका नवरात्रि स्वांग, बच्चों के स्वांग आदि। नौटंकी की बात करें तो यह गेय लोकनाट्य है जो बुंदेलखंड में अत्यधिक प्रचलित है। ध्रुव, भक्त प्रहलाद, लैला मजनू, सोहली, महिवाल जैसे धार्मिक, पौराणिक या प्रेम प्रसंगों को लेकर नौटंकी का आयोजन मंच पर होता है। फिर देखिए कठपुतली पर्दे के पीछे स्थित कलाकार बिना सामने आए पुतलों के प्रतीकों से कहानी या गाथा का प्रदर्शन करते हैं। इसकी कई शैलियां होती हैं, जैसे दास्तान पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संचालित पुतली या छाया पुतली। गम्मत देखिए, गम्मत का अर्थ होता है नाटक। निमाड़ से गम्मत सर्वाधिक प्रचलित लोक विधा है। इसमें झांझ, गोंदर, ढोलक, हारमोनियम, तबले आदि का प्रयोग किया जाता है। रासलीला यह निमाड़ से संबंधित है और कृष्ण जन्माष्टमी पर रासलीला का आयोजन किया जाता है। इसमें कृष्ण प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। फिर देखिए जिंदवा, यह बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है जिसमें अश्लीलता की कोई सीमा रेखा नहीं होती। इसे बहलोल भी कहा जाता है, जिंदवा। फिर देखिए मनसुखा, रास का बघेली संस्करण मनसुखा है। मनसुख और गोपियों के मध्य नोक झोंक, छेड़छाड़ इसकी मुख्य विषय वस्तु होती है। फिर खम्ब स्वांग इंपॉर्टेंट है। कोरकुओं का खम्ब स्वांग मेघनाथ की पूजा के अवसर पर किया जाता है। झांझ व मृदंग के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला खम्ब स्वांग लोक कथाओं पर आधारित है। तो खम्ब स्वांग भी आपको क्लियर हो गया। चलिए, छाहुर बघेलखंड का लोक नृत्य है। दिवाली से गोप अष्टमी तक अहिर तेली कुम्हार जाति छाहुर आपका ये प्रदर्शित करती हैं। रागनी ग्वालियर अंचल की लोक नाट्य विधा है। रागनी लोक नाट्य सभी जातियों में किया जाता है। शहरियों में रागनी का प्रचलन सबसे अधिक है। शहरियों में रागनी के कई लोकप्रिय कलाकार जिसमें सांढोरा के श्री सावरिया की रागनी मंडली फेमस है, ये यहाँ पे आती है। चलिए आगे देखते हैं। भावाई, तो झाबुआ के आसपास प्रचलित भावाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। हिंगोला, तो मंच रहित एक सरल नाट्य विधा आपकी हिंगोला है जो वस्तुतः दो दलों के बीच गीतों भरी नोक झोंक का प्रदर्शन करती है। अच्छा, इसमें देवी के पाठ की सीख दी जाती है, आपको याद रखना है हिंगोला के बारे में। आगे देखिए आप लकड़ बग्घा, तो लकड़ बग्घा के बारे में आपको सिर्फ याद रखना है कि यह विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है जिसमें लड़की को लकड़ बग्घा उठाकर ले जाता है। लकड़ बग्घे को युवक लेकर आता है और तीर से घायल कर देता है। घायल लकड़ों की लड़की सेवा करती है। आगे देखिए नौटंकी, बघेलखंड में इदल और बैरग राजा या मनिहारिन के प्रसंग को लेकर नौटंकी खेल खेला जाता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लोक शिल्प के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि मिट्टी से संबंधित जो शिल्प हैं आपके, जैसे कि टेराकोटा, ये झाबुआ, मंडला और बैतूल आदि जिलों से संबंधित हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिए मंडला जिले के निवासी पुनिया और आहरिया जनजातियां टेराकोटा शिल्प होते हैं, ये फेमस आपको याद रखना है। फिर इसमें बड़ी देवी, फुलवारी देवी की प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। इस फिल्म में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान और गमलों का निर्माण किया जाता है। तो टेराकोटा के बारे में याद क्या रखना है ये आप नोट डाउन करिए अभी। झाबुआ, मंडला, बैतूल और पुनिया और आहरिया जनजातियां, बड़ी देवी, फुलवारी देवी की प्रतिमाएं, बस सिर्फ 3 पॉइंट। आगे देखिए काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प के बारे में आप ये बताओगे कि आदिम समूहों में सभी काष्ठ में विभिन्न रूपकार उकेरने की प्रवृत्ति सहज रूप से देखी जाती है, ये आपकी काष्ठ शिल्प कहलाती है। कोरकू मृतक, स्तंभ, मंडों, भीलों की कलात्मक दीवानियाँ काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। तो पूछ सकता है आपसे कि दीवानियाँ क्या है,
तो आप बताओगे काष्ठ शिल्प। और मंडो किससे संबंधित है? कोरकू मृतक से। अच्छा, मंडला में बैगा और गोंड मुखौटे मकान औजार में काष्ठ का कलात्मक उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग खराद कला के बारे में। तो मध्य प्रदेश में श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना खराद कला के प्रतिष्ठित केंद्र हैं। यहाँ पे होता क्या है कि सागौन, दूधी, खैर, मेंडला, सरई, कदम की लकड़ी, ये सारी चीज़ें खराद की जाती हैं। फिर देखिए गुड़िया शिल्प। तो नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागजों से बनाई गई गुड़िया परंपरा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका गुड़िया शिल्प कहाँ पे फेमस, ये देखिए आप, झाबुआ की भीली गुड़िया प्रदेश के बाहर तक प्रसिद्ध पाई गई है। तो झाबुआ की भीली गुड़िया आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका आता है बांस शिल्प। बांस शिल्प के बारे में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में बांस बहुतायत में होता है और बांस से अनेक सौंदर्य परक और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बालाघाट इसका प्रमुख केंद्र है। झाबुआ और मंडला की जनजातियों में बांस शिल्प का अत्यधिक निर्माण होता है। फिर आता है आपका पत्ता शिल्प। तो राज्य में पेड़ पौधों से मिलने वाले विभिन्न पत्तों से अनेक कलात्मक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के कपड़े आदि। आगे देखिए छीपा शिल्प के बारे में याद रखना है कि कपड़ों को हाथ से बनाए गए छीपा शिल्प में विभिन्न छापों को उकेरा जाता है। बाग कुची, मनावर, बदनावर, आपका हो गया गोगावा, खिराला, उज्जैन छीपा शिल्प के केंद्र हैं। उज्जैन का छीपा शिल्प भैरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भैरूगढ़ संबंधित है। सबसे पहले तो जिला दे सकता है, तो आप बता दोगे उज्जैन है क्या, ये एक छीपा शिल्प का उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं पिथौरा भित्ति चित्र के बारे में। तो झाबुआ की भित्ति चित्रकारी का नाम पिथौरा भित्ति चित्र है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे घोड़ों का चित्रांकन किया गया है। वास्तव में यह भील आदिवासियों में प्रचलित था। फेमा फत्या भील इसके प्रमुख चित्रकार हैं। फिर देखिए आप प्रस्तर शिल्प। मंदसौर और रतलाम जिले में प्रस्तर शिल्प पाया जाता है। और यहाँ पर होता क्या है कि पत्थरों को विभिन्न आकार प्रदान करने वाले श्रेष्ठ और परंपरागत कलाकार मौजूद होते हैं। भेड़ाघाट संगमरमर की और ग्वालियर पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र प्रस्तर शिल्प से संबंधित है। फिर देखिए लाख शिल्प। तो वृक्ष के गोंद या रस से लाख बनाई जाती है और लाख का काम करने वाली एक जाति का नाम ही लखार जाति है। तो लाख शिल्प के बारे में आप बताओगे कि लखार जनजाति से संबंधित है। और अगर एरिया देखना चाहें हम लोग तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र रहे हैं। फिर आपका आता है महेश्वर की साड़ी। महेश्वर की साड़ी की प्रमुख विशेषता यह है कि चौखाला, चौकड़ी, कलात्मक किनार, मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चांदी और स्वर्णालम रंगों में जारी रेशम से हथकरघा की कढ़ाई द्वारा निर्मित की जाती है। और इसको स्थापित करने का श्रेय शासिका अहिल्याबाई को जाता है। फिर आपका आता है चंदेरी की साड़ी। बताओगे आप चंदेरी में बनने के कारण इस साड़ी का नाम चंदेरी बनने के कारण इस जो साड़ी का नाम है चंदेरी रखा गया। चंदेरी साड़ी रेशमी और सूती दोनों तरह की बनाई जाती है। साड़ी में सूती और रेशमी छोटे बड़े बेल बूटे आदि जड़े जाते हैं। चंदेरी साड़ी की विशेषता यह है कि इसमें हल्के और गहरे रंग, कलात्मक चौड़े बॉर्डर, साड़ी के बीच में बड़े आकार के जड़ी रेशमी और सूती बेलबूटे पाए जाते हैं। बड़े आकार के बेलबूटे मोर, बतख आदि की आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। और नाल फेरना चंदेरी साड़ी निर्माण की एक प्रसिद्ध प्रक्रिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि नाल फेरना किससे संबंधित है, तो आप बताओगे चंदेरी साड़ी के निर्माण से। फिर आपका आता है भरेवा शिल्प। भरेवा शिल्प के अंतर्गत प्रदेश में बैतूल की आदिवासी इससे संबंधित हैं। और इसमें होता क्या है कि देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती हैं। और यहाँ पर ठोकरा शिल्प कला भी पाई जाती है। फिर आपका आता है पीतल शिल्प। पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिला चिंचली में पीतल शिल्प पाया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। फिर आपका आता है धातु शिल्प। तो सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे से प्रसिद्ध बटलोही बनाई जाती है। ये फेमस है धातु शिल्प के लिए। सुपारी शिल्प। रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं।
और खिलौना शिल्प सीहोर जिले में बुधनी तहसील काष्ठ कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया खिलौना शिल्प। चलिए कुछ यहाँ पे याद रखनी होगी जो बातें हैं वो ये हैं कि सूरजबाई खांडे ये भरथरी गायिका हैं। अखाड़ा बुंदेलखंड का लोकनृत्य है। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोकनाट्य माच है। खम्बसवांग कोरकुओं का लोकनाट्य मेघनाथ को समर्पित, मेघनाथ की पूजा करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नौटंकी बुंदेलखंडी लोकनाट्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके संत सिंगा जी, बहुत ज़्यादा फेमस, पूछा गया है आपका। चलिए देखिए इनके बारे में। तात्कालिक बड़वानी स्टेट के ग्राम खजुरी में संत सिंगा जी का जन्म 1571 में हुआ था। अच्छा, यहाँ के राजा राव के यहाँ डाक लाने ले जाने की नौकरी इन्होंने पहले की थी शुरुआती तात्कालिक काल में। इसी यात्रा के दौरान स्वामी मनरंग से इनकी भेंट हुई और ये बैरागी हो गए। ये पिपलिया खंडवा गांव में आकर रहने लगे और अपनी मृत्यु तक यहीं रहे। तो आपको बड़वानी स्टेट और दूसरा पिपलिया खंडवा गांव, ये याद रखना है किसके लिए, संत सिंगा जी के बारे में। अच्छा, यहीं इनकी समाधि भी बनाई गई है, जहां प्रतिवर्ष इनके समाधि स्थल पर सिंगा जी गांव में एक मेला भी लगता है। सिंगा जी का मेला आपने सुना होगा। चलिए देखिए इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो कबीरदास जी के समकालीन संत सिंगा जी कबीर की भांति साखियां गाते थे। निमाणी बोली में 7 वार, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध, नरद सरद आदि इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, इनके जो शिष्य थे शिष्य खेमदास, इन्होंने इनके जीवन पर परचुरी की रचना की और श्री राम परिहार ने उन पर कहे जन सिंगा 1996 में लिखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां हैं जो आपको याद रखनी है, पूछे जाएंगे फैक्ट्स। चलिए आगे देखिए। जगनिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जगनिक का जन्म 1230 में माना जाता है। कलिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी जगनिक ये सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि एक योद्धा भी थे। इन्होंने परिमल रासो और आलाखंड लिखा था। आलाखंड को सर्वप्रथम इलियट महोदय ने लिपिबद्ध किया। मुंशी रामस्वरूप ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। आलाखंड कालिंजर के 2 महान योद्धा आला और उदल के शौर्य की कहानी है। आलाखंड में 52 युद्धों का वर्णन मिलता है और यह विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा मानी जाती है। आलाखंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर आपका आता है ईसुरी। तो आप बताओगे 1898 को मऊ रानीपुर झांसी में ईसुरी का जन्म हुआ। ये बचपन से ही थोड़ा सा अनाथ हो गए थे। उनकी सबसे बड़ी देन फाग का आविष्कार है। ईसुरी फाग का आविष्कार। बुंदेलखंडी लोक बोली में ईसुरी ने लोक साहित्य की बहुत ही मनमोहक रचना की है। ओरछा नरेश की सहायता से ईसुरी की फागों का खूब प्रचार प्रसार हुआ। फिर कृष्णानंद गुप्त ने ईसुरी की फागें, पंडित गौरी शंकर द्विवेदी ने ईसुरी प्रकाश तथा लोकेंद्र सिंह सागर ने ईसुरी सत्सई द्वारा ईसुरी साहित्य को लिपिबद्ध करके सुरक्षित किया। तो ये जो 3 नाम है आपको याद रखने, कृष्णानंद गुप्त, गौरी शंकर द्विवेदी और लोकेंद्र सिंह सागर। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सत्सई। फिर घाघ दुबे 1753 के लगभग कन्नौज के निकट इनका जन्म होता है। कैसी पंडित घाघ को कविता, ज्योतिष और नीति संबंधी अच्छा ज्ञान था। घाघ ने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया। फिर प्राचीन साहित्यकारों में देखें तो महाकवि कालिदास के जन्म और स्थान के बारे में तो कोई इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलती है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और अग्निमित्र विदिशा के राजा शुंग के दरबारी भी ये रहे हैं। जनश्रुति के अनुसार कालिदास बचपन में मूढ़ बुद्धि थे। उन्हें ब्राह्मणों ने विद्योत्तमा नामक सुंदरी और विदुषी राजकुमारी का घमंड चूर करने के उद्देश्य से अपने साथ लिया था। उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में स्थान मिला। इनकी उपमाएं देखें तो महाकवि, कवि कुलगुरु, कविता, कामिनी विलास, ये कुछ उपनाम हैं या उपाधियां हैं जो कि मिली हैं कालिदास को। रचनाओं की बात करें तो कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य कौन कौन से, रघुवंश और कुमार संभव। 3 नाटक क्रमशः मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय और 2 खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत इन्होंने लिखे हैं।
कालिदास जी के बारे में आपको याद रखना है। मालविका अग्निमित्र उनकी पहली रचना मानी जाती है, जो शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम पर आधारित है। कालिदास की ख्याति जिस कृति से मानी जाती है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसके आधार पर उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फिर आते हैं कवि भर्तृहरि। प्रबंध चिंतामणि और प्रभावक चरित के अनुसार भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। वे उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक उज्जैनी पर राज्य करने के उपरांत सिंहासन अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। फिर ये सन्यासी बन गए और इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की। आपने चुनार उत्तर प्रदेश में साधना की और सरिस्का राजस्थान में समाधि ली। अच्छा, इनकी रचना की बात करें तो त्रय शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शतक आएंगे आप बता देना भर्तृहरि से संबंधित है। अच्छा, इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो महाभाष्य त्रिवधी, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, वाक्यपदीय वृत्ति, भागवृत्ति, महाभाष्य दीपिका और शब्द धातु समीक्षा इन्होंने लिखी है। चलिए आप देखिए आप कि भट्टी काव्य की रचना का श्रेय भर्तृहरि को जाता है। फिर आपके आते हैं भवभूति। तो ये पद्मपुर के निवासी थे और इनका जो मूल नाम था वो श्रीकंठ था, किंतु दार्शनिकों के मध्य अम्बे के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबार में ये बहुत ही फेमस विद्वान रहे हैं। इस तरह भवभूति का समय 7वीं ईस्वी के आसपास का माना जाता है। रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरित, ये कुछ फेमस आपकी रचनाएं हैं किसकी? भवभूति की। मालती माधव, महावीर चरित्रम और उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित पूछा गया है, तो अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, याद रखना है, आपको रिवाइज करना है बार बार। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हो बस उतना करो, क्योंकि ये जो दरिया है ये ऐसे नहीं निकलने वाला, डूबोगे आप। जितना डूबोगे उतने ही चांसेस बढ़ेंगे आपके निकलने के। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वास्ट सिलेबस या वे फालतू के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। टू द पॉइंट्स थिंग्स जो कि आने वाली हैं, रिसेंट ट्रेंड पे आधारित है, लेकिन उनको आपको डीप में पढ़ना है। एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है, जिस पर क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को, उन कंसेप्ट्स को आपको एकदम स्मरण कर लेना है, रट लेना है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बाणभट्ट के बारे में देखिए आप, पश्चिम बिहार के किसी गांव, अभी तो इनके बारे में तक कुछ क्लियर नहीं है, और इनका जन्म वहाँ पे हुआ था। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की प्रतिमा से प्रभावित होकर उनको अपना राजकवि बनाया था। तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के राजकवि थे, ये आपको बताना है। अच्छा, हर्षवर्धन का शासनकाल थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं अगर आपको पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री वाले में पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है 2 मिलियन ईयर अगो से 2022 तक। वहाँ पे आपको मिल जाएंगी कभी एडी में थे या बीसी में थे। ठीक है, करिए। अगर नहीं देखा है आपने तो कमेंट बॉक्स में अगर कुछ दिक्कत है, वो किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेल में मेल करिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं आप। चलिए रचनाएं देखिए, हर्षचरितम, कादम्बरी, मुकुट और तादितक, ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अच्छा, अन्य अगर इनकी ग्रंथों की बात करें तो चंडी शतक, पार्वती परिणय, फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस चंडी शतक और आपका पार्वती परिणय। ज़्यादातर शतक आपने पीछे पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ये आपका बाणभट्ट है। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास है। विश्व का प्रथम उपन्यास की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। कादम्बरी का अधूरा लेखन बाणभट्ट के देहांत की बात हुआ, उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में बात करें तो आचार्य केशव, 1555 में ओरछा के धनी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ केशव का। ये अपने शिष्य राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको? आचार्य केशव को। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें अगर हम तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, विरह सिंह देव, दोनों ये प्रबंध काव्य हैं इनके। विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रस चंद्रिका, नक्सिक वर्णन, राम अलंकृत मंजरी, तो ये कुछ फेमस इनके ग्रंथ हैं किसके? आचार्य केशव के। फिर देखते हैं हम लोग भूषण के बारे में। तो भूषण के बारे में आप ये बताओगे, त्रिविक्रमपुर में इनका जन्म हुआ और इनको भूषण की उपाधि मिली। इनका काव्य छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल का समकालीन प्रतीत होता है और इनका वास्तविक नाम घनश्याम भी बताया जाता है। रचनाओं की बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा
बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये आदि मूल ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? भूषण। तो भूषण के बारे में आप याद रखिएगा कि शिवाजी और छत्रसाल से रिलेटेड कुछ भी अगर आता है तो सेफर साइड आप भूषण के साथ जा सकते हो। फिर आपका आता है कवि पद्माकर। तो कवि पद्माकर के बारे में बताओगे कि 1753 में सागर के विद्वान तैलंग ब्राह्मण मोहन भट्ट के यहाँ इनका जन्म हुआ। और पद्माकर का मूल नाम प्यारे लाल था। पद्माकर सितारा, जयपुर, ग्वालियर आदि राज दरबार में रहे हैं। रचनाओं की बात करें तो इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरुदावली पहली रचना जो है इनकी वीर रस में लिखी थी। जयपुर के महाराजा जगत सिंह के नाम पर इन्होंने लिखा जग विनोद, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जग विनोद। पद्माकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रबोध पचासा, जयसिंह बिरुदावली, हितोपदेश, आलीजाह प्रकाश, गंगा लहरी, राग रसायन, ये आपकी कुछ फेमस रचनाएं हैं कवि पद्माकर की। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग साहित्यकार और उनकी संज्ञा। तो कालिदास को महाकवि या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भवभूति को अम्बिक या भारत के मिल्टन कहते हैं। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत रीतिकालीन कवि कहते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा ऐसा कहा जाता है।